तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7. इज इट अ पॉलिनोमियल? यस. देन सेकंड दिया हुआ है y² प्लस √2. इज इट अ पॉलिनोमियल? बस डिग्रीज वही पावर जो है वेरिएबल की वो है, होल नंबर है. ठीक है. y² प्लस √2. इज इट अ पॉलिनोमियल? यस. है ना. फिर है हमारे पास 3√t प्लस t√2. यस और नो? नो. देन नेक्स्ट है y प्लस 2/y. नो. देन है x रेज टू पावर 10 प्लस y का क्यूब प्लस t रेज टू पावर 50. यस नो? समझ में आ गया? नहीं, वन वेरिएबल में नहीं है, पर ये तीन वेरिएबल्स हैं. दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल. दिस इज द पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल. तो उसने वन वेरिएबल पूछा तो आप इसको नो लिखोगे. ठीक हो गया? It is a polynomial, no doubt, but it's not in one variable, hence will not qualify in the given list. Question number 2 पे आ जाओ. Question number 2 पे लिखा है 2 plus x² plus x. What is the coefficient of x²? 2 plus x² plus x. Coefficient of x² क्या है? That is 1. बेटा वन वेरिएबल में नहीं है, वन वेरिएबल में चाहिए. पॉलिनोमियल है पर वन वेरिएबल में नहीं है. 2 minus x² plus x cube. What is the coefficient of x²? हाँ क्या बात? हाँ बोल. कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा यहाँ पर? -1. ठीक है. देन नेक्स्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x² जिसमें दिखा हुआ है π/2 x² प्लस x. कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? π/2. देन यू हैव फोर्थ पार्ट कोएफिशिएंट ऑफ x². अब √2x - 1 है, इसमें x² की टर्म है, तो x² का कोएफिशिएंट अगर लिखना हो लीनियर इक्वेशंस में किया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाकर x² कर देंगे तो कोएफिशिएंट विल बी 0. समझ में आ गया फोर्थ पार्ट? समझ में आ गया सबको फोर्थ पार्ट? फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करो एक बार. मुझे 2 मिनट नीचे जाना है. somebody is here. क्वेश्चन नंबर 3. बाइनोमियल कहा है, डिग्री दी हुई है आपको बेटा, उसमें डिग्री इज 35 एंड तो बाइनोमियल लिखना है दो टर्म्स, x रेज टू पावर 35 प्लस वन वेरिएबल में होता है वैसे तो लिखा होना चाहिए वन वेरिएबल, तो आप वन में ही लिखोगे तो आप x रख सकते हो. हाँ नहीं लिखा, वैसे यूजुअली वन में आता है. अगर दो वेरिएबल्स में नहीं लिखा वन वेरिएबल में तो यू कैन ऑल्सो राइट y रेज टू पावर 35. ठीक है. या 1 2 3 4 कुछ भी कर सकते हो इसमें. x रेज टू पावर 35 प्लस 1. अब मोनोमियल लिखा हुआ है डिग्री 100 तो क्या होगा? x रेज टू पावर 100. अब 100x रेज टू पावर 100 भी हो सकता है. ठीक है. हाँ अब इसमें लिखो द क्वेश्चन इज. क्वेश्चन नंबर 4 करो, तब तक मैं ढूंढ के रखती हूँ. फोर्थ हो गया क्वेश्चन, फिफ्थ भी हो गया, क्वाड्रेटिक क्यूबिक. ठीक है. तो अब जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको उसमें है, अब इसमें चलो छोटा सा एक क्वेश्चन ऐसे ही पार्ट में दे देते हैं विच सेज मेंशन होगी ही नहीं बेटा. वो अगर कांस्टेंट है तो इसमें डिग्री तो 0 ही चाहिए ना, उसकी पावर मेंशन होगी ही नहीं. ठीक है. अब एक जरूरी, ये ना मैंने 10th की बुक में लिख दिया था, आपके वाले क्वेश्चन में लिखा नहीं था, बट इट सेज राइट अ पॉलिनोमियल write a polynomial of degree 5, leading coefficient 7,
and constant term 6. उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी ना, और वो हो जाएगा तो काफी काम हो जाएगा आपका. राइट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जिसकी डिग्री है 5, लीडिंग कोएफिशिएंट है 7, कांस्टेंट टर्म है 6. डिग्री 5 हो गया, x रेज टू पावर 5. और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? 7x, जो सबसे पहली हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो होती है ना, उसको पहले लिखते हैं. तो उसका 7 होगा. कांस्टेंट टर्म 6 लिखनी है. अब नंबर ऑफ टर्म स्पेसिफाई नहीं की हुई, ठीक है ना, तो जितनी मर्जी टर्म्स लिख सकते हो. अब मुझे बताओ, अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म बतानी है कि अगर एक पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 5, what are the maximum number of terms? Maximum number of terms that polynomial can have. ठीक है. अब डिग्री हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही करना है, 2 वेरिएबल्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना. इन वन वेरिएबल मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं? देखो 5 है ना, तो एक कोएफिशिएंट होगा x रेज टू पावर 5. उसके बाद क्या कर सकते हो? x रेज टू पावर 4. और क्या कर सकते हो? x रेज टू पावर 3. b के साथ x रेज टू पावर 2. देन ex. देन कांस्टेंट टर्म f. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 6. क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म हमेशा जुड़ेगी साथ में, जिसकी x रेज टू पावर 0 डिग्री हो. समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 5 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो होती है. अगर डिग्री 5 दिया तो 5 + 1 6. जो भी डिग्री दी होगी उसमें +1 हमेशा वन वेरिएबल में होगा, 2 वेरिएबल्स में नहीं. या नंबर ऑफ वेरिएबल्स स्पेसिफाई किए जाएंगे तभी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स बता सकती हूँ. अगर वेरिएबल में स्पेसिफाई नहीं किया गया नंबर ऑफ वेरिएबल्स, then you can write the same terms with y, then you can write the same terms with z also. क्लियर हो गया? उसमें भी पर क्या होगा, आपने अगर टर्म्स अगर लिखी है तो इसी में से कोई ना कोई y लोगे, आप उसको इकट्ठा भी कर सकते, कोएफिशिएंट्स अलग हो गए, है ना. तो you can have as many terms if it's 2 variables or 3 variables, but when I'm talking of one variable I can have only maximum 6 terms. समझ में आ गया? अब बताओ मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होंगी? अगर आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है तो उसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? 1. बस वही कोएफिशिएंट तो टर्म के साथ ही होता है. डिग्री 5 चाहिए ना, तो x रेज टू पावर 5. कोएफिशिएंट तो बेटा टर्म के साथ ही होता है, कांस्टेंट नहीं आएगा, जरूरी नहीं होता. नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इज 1. उसकी डिग्री वाला ही टर्म लिख दो, दैट्स इट. मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा 1 होगी. मैक्सिमम इज डिग्री +1. इतना क्लियर हो गया? नहीं, इनफाइनाइट कैसे हो सकती है? वन वेरिएबल में कहा गया बेटा? वन वेरिएबल में उतना ही होगा क्योंकि आप एक कांस्टेंट नंबर भी ऐड कर रहे हो. नहीं, 2 वेरिएबल्स में तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, उसमें तो आपकी लिमिट 7. तो डिग्री 7 तो बेटा लीडिंग कोएफिशिएंट है. किसने कहा? कौन से वाला? क्या हो गया इसको? इसको क्या हो गया? हाँ, कुछ कर रहे हैं. चल, आप जब कह रहे हो डिग्री 5, देखो पहली बात तो डिग्री समझो, नंबर ऑफ टर्म समझो, दोनों की टर्मिनोलॉजी बहुत फर्क है. आई एम हियर टॉकिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 7 चाहिए, ठीक है. आई एम आस्किंग यू फॉर अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री 7. डिग्री क्या होती है बताओ? डिग्री इज वेरिएबल. कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के आगे नंबर लगा हुआ है ना, वो कोएफिशिएंट होता है. और डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो मैं आपको कह रही हूँ डिग्री 7
तो इसका मतलब जो भी वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या मैक्सिमम होनी चाहिए 7। अब बाकी जो भी टर्म्स आएंगी उसमें x की पावर 7 से कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, अब इनका मिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखो, जैसे अगर मुझे डिग्री 2 चाहिए तो नंबर ऑफ टर्म्स में कैसे बनाती हूँ? लिखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जिसमें डिग्री 1 हो, तो आप p ऑफ x लिख दोगे एज x। अब उसका कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, सो वी बेटर राइट इट एज ax। ठीक है, और वी राइट इट एज p ऑफ x ax प्लस b। x की पावर 1 है, अब एक दूसरी टर्म आएगी जिसमें x की पावर क्या होगी 0, और x की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, तो मतलब एक उसमें x वाली टर्म होगी और एक उसमें जिसमें x नहीं है, कांस्टेंट टर्म होगी। अगर डिग्री 2 है तो p ऑफ x हम किस फॉर्म में लिखते हैं कि एक टर्म x स्क्वायर वाली, एक टर्म x वाली और एक टर्म x रेज़ टू पावर 1 वाली होगी, तो एक टर्म x रेज़ टू पावर 0 वाली होगी। तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में बन जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो डिग्री 1 थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 2। डिग्री 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई बेटा 3। अगर डिग्री 3 है तो p ऑफ x क्या हो गया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तभी तो कह रही हूँ ना, हमने 0, 1, 2 बनाया ना, तो 3 टर्म्स हो गई। अब आप क्या कर रहे हो, 3 में 4 टर्म्स आ गई क्योंकि हमने 0 वाली टर्म को भी इंक्लूड किया है। बात तो वही है, हम उसको ये हो गया ना, ठीक है ना। हाँ वो भी हो सकता है, वो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स होगी ना फिर। अगर मैं पॉलिनोमियल डिग्री 4 में लिख रही हूँ तो a x रेज टू पावर 4, b x क्यूब, c x स्क्वायर, d x प्लस e। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी आ गई 5। तो हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल डिग्री n is n plus 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल विद डिग्री n is n plus 1। समझ में आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स है n plus 1, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स तो 1 आपको लिखनी ही है क्योंकि आपने पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। अब समझ में आई बात ये। तो अगर आपको अब नेक्स्ट इसमें टर्म होता है व्हाट इज अ लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है कि यूजुअली जब हम एक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, जो हमारा सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होती है ना, हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है, उसको पहले लिखा जाता है। कभी भी आप देखोगे ना अरेंजमेंट में डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो लीडिंग मतलब जो सबसे आगे खड़ा होगा, और आगे सबसे आगे किसको रखोगे, जो मैक्सिमम पावर वाला है उसको हम बना देते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। समझ में आ गया, लीडिंग कोएफिशिएंट इज द फर्स्ट टर्म जो क्या होगी विद हाईएस्ट पावर। समझ में आ गई बात ये। तो अगर डिग्री 7 है तो x रेज टू पावर 7 का कोएफिशिएंट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। डिग्री 9 है तो x रेज टू पावर 9 का कोएफिशिएंट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। हम टर्म्स को जब अरेंज करते हैं तो असेंडिंग पावर्स में अरेंज करते हैं वेरिएबल की, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसकी उस टर्म को हम लीडिंग टर्म कहते हैं, उसके कोएफिशिएंट को हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। अब समझ में आया। तो अगर हमने कहा है फॉर्म अ पॉलिनोमियल डिग्री 5, लीडिंग कोएफिशिएंट 7 एंड कांस्टेंट टर्म 6, तो मुझे ये कहा गया कि एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसकी डिग्री 5 है, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 7 है और जिसका कांस्टेंट टर्म 6 है। अब डिग्री 5 का मतलब कि जब मैं पॉलिनोमियल लिख रही हूं तो जो भी मैंने वेरिएबल लिखा, यूजुअली x लेते हैं, तो x की पावर क्या होनी चाहिए 5। अब इसके साथ जो आप कोएफिशिएंट लगा रहे हो वो आप 1, 2, 3 लगाओगे, क्या लगाओगे 7, जो हमें दिया हुआ है हम वही लगाएंगे।
फिर उसने कहा है, लिमिटेशन दिया कि उसमें कांस्टेंट टर्म 6 चाहिए, तो आपने +6 कर दिया, -6 भी नहीं करना, +6 कर दिया क्योंकि 6 चाहिए हमें। समझ में आ गई बात? -6 नहीं करना क्योंकि हमारा कोएफिशिएंट फिर कांस्टेंट टर्म -6 हो जाती है। आई राइट +6। इतना क्लियर हो गया? अब उसके बाद अब नंबर ऑफ टर्म्स उसने स्पेसिफाई की कि नहीं 2 टर्म्स लिखनी है, 4 टर्म्स लिखनी है। जब नंबर ऑफ टर्म्स स्पेसिफाई नहीं की हुई तो फिर 10 15 जितनी मर्जी टर्म्स लिख दो, लेकिन मैक्सिमम कितनी टर्म्स हम लिख सकते हैं? क्योंकि डिग्री 5 है तो इसमें हद से हद में डिग्री 4 वाला एक टर्म जोड़ सकती हूँ, पावर क्यूब वाला एक जोड़ सकती हूँ, पावर स्क्वायर हो वो x और कांस्टेंट को रखिए। मतलब ये 4 के कॉम्बिनेशन में मैं कुछ भी रख सकती हूँ। इन चारों में से कोई भी एक टर्म रख दी, 2 टर्म रख दी, चारों की चारों रख दी, तो मेरे पास इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 6। लेकिन मिनिमम क्वेश्चन के हिसाब से मैंने कितनी रखनी है? 2, कि ये 2 तो चाहिए, इसके अलावा आप जो मर्जी रखो। क्लियर होगी बात में? अब क्लियर है? ठीक है। और एक अगर मान लो जैसे मैंने अब लिखा है 7 raised to power x + 6, ये लिखा है ना 7x raised to power 5 + 6, डिग्री 5 है तो कायदे से इसके पास 4 वाली टर्म भी होनी चाहिए, है ना? एक टर्म मैंने तो आपको ये दे दिया, आपको कि इसमें 4 वाली टर्म नहीं है, x⁴ मैंने नहीं लिखी, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं कहूं मैंने x³ भी नहीं लिखा हुआ तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। x² मतलब जो टर्म मिसिंग है वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि उसका कोएफिशिएंट क्या था? 0। लीनियर इक्वेशन में किया है ना हमने ये चीज? नहीं बेटा, मैं अब लिख नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ p of x is 4x³ + 2x + 1। 4x³ है, डिग्री 3 है, तो 3 2 1 0। इसमें x² की टर्म भी होनी चाहिए, इसमें x⁴ की टर्म भी होनी चाहिए, इसमें x⁴ की टर्म भी होनी चाहिए, पावर के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से। अगर इसमें एक x² की टर्म मिसिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका कोएफिशिएंट क्या है? 0। इसी को हम अपने हिसाब से ऐसे भी एक्सप्रेस कर देते हैं। किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट नहीं, अगर दिया हुआ है हमें तो हम क्यों डालेंगे अपने? नहीं दिया तो 0 ही है। हाँ, अगर नहीं टर्म दी हुई इसमें तो वो 0 है। समझ में आ गई बात है? अगर हाँ बिल्कुल, डिग्री 6 चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी? p of x is equal to नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स एक नहीं हो सकती, वो फिर अगर 1 वेरिएबल में नहीं बनेगा। नहीं मतलब जितने टर्म्स आ रहे हैं ठीक है, उसके बाद हम एक +0x लिख सकते हैं, तो 0 मेरी बात सुन, फिर वो टर्म नहीं कंसीडर होगा। p of x raised to power 6 लिखा ना तुमने, है ना? अब तुम नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 7 ही बना सकती हो, मैक्सिमम 7 टर्म्स कर सकती है। तो फिर मैं क्या करूं? मेरे पास डिग्री 6 दे दी, मैंने कहा नहीं जी इसमें 0 और x raised to power 7 भी लगा लो, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। नहीं, पावर ना भी लगाए, मैंने कहा नहीं डिग्री 7 है इसकी, इसका कोएफिशिएंट 0 है, डिग्री 6 कैसे हुई फिर इसकी? वो हम अपने एडवांटेज के लिए करते हैं या हमने उसको यूज करना है किसी वे में, वो फर्दर कैलकुलेशंस में होता है कि इफ अ टर्म इज मिसिंग इन अ पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री ज्यादा है पर उसकी डिग्री के हिसाब से कोई टर्म्स मिसिंग है, तो दैट मींस हम उसको कोएफिशिएंट 0 लेकर समझते हैं सारी चीज। पर ये नहीं कि अपने तरफ से कुछ भी लगा देंगे फिर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है तुमने कहा डिग्री 6 है मुझे 100 टर्म्स बनानी है, तो मैंने क्या लिखा 1, फिर मैंने लिख दिया 2x⁴ + 5x⁴ + 7x⁴ फिर मैं कहूँ कि नहीं कि मैंने तो 4 टर्म्स बना दी, अल्टीमेटली है तो एक ही चीज। एफ तो आप इनफाइनाइट जितना मर्जी चले जाओ, लेकिन बात तो अगर हम इसको कंसोलिडेट करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो इन सबको ऐड करके लिखेंगे ना। आपके पास भी अगर आंसर आएगा कुछ ऐसा बनाकर आएगा x² + 4x + 3 प्लस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, डिड यू एवर लीव लाइक दिस दिस इज द फाइनल आंसर? आपने इसको कंसोलिडेट किया ना जहां पे फर्दर ये सिंप्लीफाई ना हो सके, है ना? तो एक्स में जितनी मर्जी टर्म्स बनाती रहूं, डिग्री तो 2 ही है इसकी, मैं x⁴ 0 1 2 3 4 आगे लिखती रहूं। लेट्स बी रैशनल ना, ये रैशनल वाला काम क्यों करना है हमें? वो नंबर्स ही रैशनल है। जो पॉलिनोमियल्स है बेसिकली, पॉलिनोमियल्स होता क्या है? इट इज अबाउट प्रिडिक्टिंग अ बिहेवियर और अ पाथ। जैसे अगर आप सच में कहती हो कि पॉलिनोमियल्स कहाँ यूज होता है, यू टेक रियल लाइफ सिचुएशन,
जैसे आपने एक बॉल फेंकी, तो उस बॉल का पाथ क्या होगा, फिर उसको यहाँ से अगर फोर्स मिला तो वो कहाँ पर जाकर बाउंस करेगी और कहाँ से फिर कौन सा पाथ लेगी। समझ में आया। ये सारी इक्वेशंस ये पॉलिनोमियल्स के थ्रू ही होती है। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 1 इज अ स्ट्रेट लाइन, आपको रोप से बांध के आप चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन में जा सकते हो, लिफ्ट ऊपर जा रही नीचे जा रही है, दैट इज लीनियर इक्वेशंस। बट व्हेन आई टॉक ऑफ बॉल, जैसे आप एक बास्केटबॉल को आप बास्केट में फेंकते हो, तो यू थ्रो देम इन अ कर्वी शेप, आप उसको ऐसे कर्व में फेंकते हो। या फिर अगर आप एक टेनिस खेल रहे हो, तो जो बॉल का जो पाथ होता है दैट इज अ कर्व, ठीक है ना। तो वो, अब ये सब इसके पीछे कैलकुलेशंस होती है कि कितनी फोर्स से मारोगे और उसका पाथ क्या होगा। समझ में आ गई बात ये, कि अगर मैं यहाँ से उसको फोर्स से हिट कर रही हूँ तो बॉल कहाँ जाएगी, और यहाँ पर आकर उसको कोई एक हिंड्रेंस मिल गई तो वो डिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा। समझ में आ गई बात ये सारी। तो ये सारी चीजें वहां यूज होती हैं, इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिवाइजिंग दीज इक्वेशंस। तो जो हमें कहा गया ना, हम उसके अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। समझ में आ गया। ये ऐसा नहीं कुछ भी बना दो, इसके सिर्फ बात को समझना है कि अगर एक डिग्री 7 है तो उसमें मैक्सिमम 8 टर्म्स हो सकती हैं। वो 8 टर्म्स कौन कौन सी वाली होंगी, एक तो जिसमें पावर 7 है, फिर पावर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2 और 1, फिर कांस्टेंट टर्म। ये वाली टर्म्स होंगी अगर डिग्री 7 कही गई है। बेटा दिया होने का मतलब है कि अगर मुझे डिग्री 7 का पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो उसमें मैक्सिमम 8 टर्म्स हो सकती हैं। वो 8 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, एक की पावर 7 होगी, एक 6 पावर वाली, एक 5, एक 4, एक 3, 2, 1 और कांस्टेंट। अब बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड सम रियल लाइफ सिचुएशंस, मैंने किसी के पाथ को ट्रेस किया। एक बी जो है, इंसेक्ट जो है, वो हमिंग बी है, वो जा रही है, ऐसे घूम रही है, या एक बर्ड उड़ रही है, मैंने उसके पाथ को ट्रेस किया, या जस्ट स्टार्स की मूवमेंट है या मून की मूवमेंट है, मैंने उसे ट्रेस किया और इक्वेशंस में लगाया, तो हो सकता है उसमें कांस्टेंट टर्म ना आए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही। समझ में आ गई बात ये। तो उस कांस्टेंट टर्म ना होने का मतलब ये है कि उसकी कांस्टेंट टर्म उस सिचुएशन में 0 है। होना तो बहुत कुछ चाहिए, है ना, लेकिन होता क्या है, आपको एग्जाम में मैंने क्वेश्चन करवाया, सेम क्वेश्चन पेपर में आ गया, आप फिर भी गलत करके आए। होना तो ये भी चाहिए कि आपने बिल्कुल सही किया और मैंने क्लास में करवाया है, लेकिन फिर भी आप गलत करके आए हो। दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, आपका दिमाग क्या सोच रहा था उस टाइम पे, प्लस माइनस की गलती हुई, नहीं समझ में आया, -2 करना था +2 कर दिया, करते हैं ना हम ये सारी गलतियां। तो वो होता है रियल लाइफ सिचुएशन की, वहां पर जाकर हमने कैसा बिहेव किया। क्लियर होगी बात ये। तो वहां पर अब मैंने आपको दिया कोई पॉलिनोमियल जिसमें मैंने खुद से दिया, तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 है, कि उसमें कांस्टेंट टर्म है, अपने हिसाब से रखने के लिए मैंने उसे +0 कर दिया। ठीक है। मान लो मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, उसमें x⁵5 की टर्म नहीं है, तब आप क्या करोगे, 0 x⁵5 लिखोगे। समझ में आ गई बात ये सबको। ठीक है, कि इसमें x⁵5 की टर्म होनी चाहिए थी, नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है। क्लियर हो गया। इतना क्लियर है। वो कहाँ यूज होगा ना, डिविजन करोगे तब यूज होगा, तब समझा भी दूंगी कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल में टर्म नहीं दिख रही हमें, उसकी पावर नहीं दिख रही है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 लगाया हुआ है। वो +0 भी हो सकता है, वो -0 भी हो सकता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू हो गया, इसके साथ ही रिमाइंडर थ्योरम जो डिलीटेड कह रहे हैं आपकी, ऑब्वियसली डिलीटेड भी है, और एक है फैक्टर थ्योरम। दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। रिमाइंडर थ्योरम अभी शायद सिलेबस दूसरा आ गया हो, पर रिमाइंडर थ्योरम पहले से डिलीट मांग रहे थे, हो सकता है सिलेबस नहीं आया हो, कोई अपडेट किया हो। रिमाइंडर थ्योरम अलग होती है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन इज फैक्टराइजेशन है, वो अलग बात। पता क्या है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम सेम है। अगर सिलेबस के हिसाब से चलोगे तो ये चीज नहीं करवाई, तभी आपकी एक्सरसाइज जो पिछली वाली 2.3 वो डिलीट हो गई, पर दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए वो देते हैं। मैंने कहा ना 12th 9th का क्वेश्चन और 10th में क्या फर्क है। 9th में वो रिमाइंडर वाला डाल देंगे, चाहे डिलीटेड कर दिया बोर्ड ने, फिर भी आप डाल दोगे, क्योंकि टीचर की अपनी मर्जी है, उसने खुद पेपर बनाना है। बट 10th में अगर उसने कहा रिमाइंडर थ्योरम नहीं आएगी, तो आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा नहीं रिमाइंडर थ्योरम।
क्योंकि 10th का सिर्फ बेटा ऑल ओवर इंडिया जाएगा ना। अब यहाँ तुम्हारा कॉन्वेंट मुश्किल पेपर डाल सकता है, ऑल ओवर इंडिया में मुश्किल पेपर नहीं डाल सकते आप। बोर्ड्स का पेपर फाइनल और 9th में क्या फर्क है, तभी मैं कहती हूँ अगर स्कूल ने सिहोदिया ऑप्ट किया हुआ तो बहुत अच्छी बात होती है। सिहोदिया इज बोर्ड का पेपर। नहीं, सिहोदिया इज वेरी गुड, किसने कहा सुनते नहीं है। अरे 9th का पेपर बहुत अच्छा आया था बीसीएम का, सिहोदिया का पेपर। हाँ हाँ, अच्छा बेटा फाइनली तो देखना होता है, इनिशियल तो सितंबर टेस्ट दिसंबर टेस्ट, वो फाइनल बोर्ड तो रिजल्ट उसका ही आता है ना। नहीं ठीक डालते हैं, इतना भी डालते हैं, वो 3-4 क्वेश्चन होते हैं तो इधर उधर के कर देते हैं। थैंक यू बच्चे। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल लिखो। आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल थोड़ा लिखो बड़ा बच्चे। आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 5x³ पेपर इजी या मुश्किल सच में नहीं होता है, अगर आपको आता है तो पेपर इजी है, नहीं आता तो पेपर मुश्किल है। यही सेम पेपर है जिसमें बच्चे ने 100 भी स्कोर किया है, मैं कह रही हूँ इजी पेपर है। इसमें 100 भी स्कोर किया हुआ है, इसमें 91 भी स्कोर किया हुआ है, और इसमें सच में कोई 78 भी है, कोई बच्चा 40 पे भी पास हुआ होगा। मैं बोर्ड के पेपर की बात ही कह रही हूँ आपको, अभी जो हुआ है पेपर इजी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने सारा करवाया हुआ था। पर जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है या जिसको नहीं करवाया गया है उसके लिए यही पेपर मुश्किल भी था, उसने गलतियां भी किया इस पेपर में करवाने के बाद भी। ठीक है, तो इजी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस ये को जो है मुझे आता हो। ठीक है, पढ़ाई की हो आता हो, बस इतने पे ध्यान रखना। और पॉलिनोमियल जैसे मैंने ये दे दिया, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4। ठीक है, ये x है, x किसी कांस्टेंट को, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कोई अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, प्लस क्या होता है, जैसे कि अगर एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं, है ना, तो वो कितनी हाइट पे जाएगी, वो स्टेबल नहीं है, हर एक पॉइंट पर आपने कोऑर्डिनेट्स किए हुए हैं, हर एक पॉइंट पर उसकी मूवमेंट है, होती है ना। तो बेसिकली जो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं या जो हम ये सिखा रहे हैं आपको, इसमें कहने का या करने का इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब आपने किसी भी तरह से, जैसे अगर मैंने बॉल की मूवमेंट नोट की, मान लो वैसे चल रही, ठीक है, हर एक पॉइंट पर उसके लिए मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, हर एक पॉइंट पर एक्स है वाई है। एक्स हल्का सा चेंज करेगा, साथ ही साथ वाई भी चेंज होकर एक नया पॉइंट मेरे पास आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही सारे पॉइंट्स को लोकेट करती हूँ पॉलिनोमियल के, है ना, कि एक्स को 1 डालकर 2 डालकर 1.1 1.2 1.21 1.23 जितना मर्जी डाउन डाउन करती रहूं मैं उसको, मैं अप्रोक्सीमेटली उसका पाथ ट्रेस करती हूँ उस एक पर्टिकुलर बॉल की मूवमेंट का, है ना। एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, अब कभी हुआ है कि दो एरोप्लेन आपस में क्लैश कर गए हो, उनके पार्ट कितने अच्छी तरह से डिजाइन किए होते हैं, प्लस उनको रनवे देते हैं तो कैसे उनको देते हैं कि नहीं आपने आना है, और एक पर्टिकुलर वे में किसी पर्टिकुलर एंगल में ही आपने वो टेक ऑफ या टेक वो लैंड करना है, होता है ना ये। तो ये जो सारी मूवमेंट्स होती है ना, इनके पीछे इक्वेशंस बनी हुई है, इनके पीछे ये पॉलिनोमियल्स ही है। अब मेरी बात समझो, मैं आपको समझा रही हूँ। तो होता क्या है कि हमने उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट किया हुआ है जो यहाँ पर वेरिएबल्स में चलते हैं। क्लियर हो गया, तो हमने सारे वो पॉइंट्स को इकट्ठा किया। वो कैसे करते हैं, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल है आपके पास, ठीक है ना। अब इस ग्राफ में आ जाओ, आप x की वैल्यू 1 करोगे तो मैं क्या करूंगी, पुट x एज 1। x के नंबर को हमने कहा कि मान लो x 1 है, तो p ऑफ 1 क्या हो गया, x की जगह मैंने क्या पुट करना है 1, तो 5, जहां जहां x है उसकी में मैं क्या लिख दूंगी 1। क्या आ जाएगा 5 -2 +3 -2, कितना आ गया ये 4। तो p ऑफ 1 क्या है 4। बेसिकली हम जो ये पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकालते हैं ना, ये ग्राफ के लिए ही निकालते हैं। पॉलिनोमियल की जो ये वैल्यूज निकाली हुई है ना, ये ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए ही निकालते हैं। तो कैन यू फाइंड पी ऑफ 2, पी ऑफ 2 निकाल सकते हो। पी ऑफ 2 का मतलब है जहां पर आपके पॉलिनोमियल में एक्स है वहां पर क्या पुट करोगे 2।
फिर से। ठीक है, तो हम लिखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कौन से वाला, 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 एट x इक्वल टू 1 इज 4। समझ में आई? ये टर्म को समझना ही जरूरी है। इसमें ना मुश्किल क्या है कि ये वैल्यू, पॉलिनोमियल, जीरो, टर्म, कोएफिशिएंट, यही सब समझने में पूरी 9th निकल जाती है। और कभी कभी तो सच में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, यही समझ नहीं आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो एक होता है पॉलिनोमियल, उसका होता है वेरिएबल, फिर वेरिएबल्स की डिग्री होती है, पावर्स होती है, हाईएस्ट पावर से डिग्री बनती है। पॉलिनोमियल के जो टर्म्स हैं, वेरिएबल वाले जो हमने टर्म्स रखी हुई है वो टर्म्स है। टर्म्स के होते हैं कोएफिशिएंट्स। अब कभी कभी कोई टर्म मिसिंग होती है तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0। फिर हमने निकाली वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक टर्म है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, मैंने x को 1 पुट करके चेक किया तो वैल्यू 4 आई। फिर मैंने x को 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आई, 36। अब अगर एक इंटरेस्टिंग चीज समझनी है जो मैं आपको समझा रही थी, ये मैंने पॉलिनोमियल लिखा है ना, मुझे इसको एग्जैक्ट बताना। ये समथिंग व्हिच आई ना एक्चुअली, पॉलिनोमियल समझ नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं और कर क्यों रहे हैं, है ना। अगर ये कर क्यों रहे हैं समझ में आ गया ना मैथ्स में, आपको मैथ्स समझ में आनी शुरू हो जाएगी। द एंटायर लाइफ हमारी यही निकल जाती है कि मैथ्स कर क्यों रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं। ये 5x, देखो मैंने कुछ नहीं किया है, ये होता कहाँ यूज है। आई ऑल्सो रियलाइज व्हाई इज अलजेब्रा सो वाइडली यूज। कुछ नहीं है, जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू सी द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर, हम इसकी, हाँ, ये ग्राफ बन गया ना, हमने वेरियस पॉइंट्स पे वैल्यू निकाली। आपने x को पुट किया एज, y को पुट किया एज 0, मतलब मैंने x की वैल्यू डाली है 0.572 और y पूरा 0 हो गया। देन आई मेड द वैल्यू ऑफ x एज 0, टेक x एज 0, y कितना आ गया, -2। तो मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिए और इन सबको इकट्ठा करके देखो तो ये पॉलिनोमियल, इस ये वाला पॉलिनोमियल ग्राफ में ये बनकर आया। तो एट वेरियस x, हर तरह के x पर y की वैल्यू लिया, देखो 1.01, ये देखो 1 लिया, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। हम ये वैल्यूज क्यों निकाल रहे हैं, देखो 1 और 4 को, 1 को सॉल्व करना तुम्हारे लिए आसान था, है ना। 1 को तुमने सॉल्व आसानी से कर लिया कि नहीं, है ना। अब ऐसे ही अगर मैं आपको x की वैल्यू 2 देती हूँ, या x की वैल्यू देखो यहाँ पर दी, अब ये 9 पॉइंट माइनस 9 पॉइंट या माइनस 0.9 दे देती हूँ, तो आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। वही हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, अब आपको तो अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई वी टेक 1 2 3 4। बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, जब वैल्यूज ले रहे हैं, वी ट्राइंग टू फॉर्म द पाथ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कि अगर मैंने किसी बॉल को, किसी एक चीज को, किसी एक रॉकेट को मैंने इस इक्वेशन के हिसाब से थ्रो किया फोर्स के साथ, तो वो कैसा जाएगा, वो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो इस पॉइंट पर आकर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां से फिर से पाथ चेंज करेगा। बात समझ में आई? दिस इज व्हाट अ पॉलिनोमियल, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द पॉलिनोमियल इज। तो वैल्यू क्या है कि हमने उसे ग्राफ में प्लॉट करना है। तो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है ना, क्योंकि हम 2 डायमेंशन की बात ही कर रहे हैं, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको 1 वेरिएबल में करवाया गया है। कल 3 डायमेंशन की बात होगी तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ, होता है। फिर एक 4th डायमेंशन होती है जिसमें हम टाइम लेते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी हायर मैथ्स अगर उसमें पढ़ोगे तो। अदरवाइज आपको 2 वेरिएबल्स में है, अगर 11 तक नहीं मैच करनी है तो 2 वेरिएबल्स में आएगा, और इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो 2 ही चलेगा। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, प्लस हमने क्या किया, एक्स की वेरियस वैल्यूज डाल दी 1 2 3 4, क्योंकि हमारे लिए वो कैलकुलेशंस मैन्युअली करना आसान है, इसलिए हमने 1 2 3 4 करना सिखाया आपको। और उन 1 2 3 4 को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली एक पाथ बनकर आ जाता है पॉलिनोमियल का, कि ये एक उनका पाथ है। तो कल किसी भी ऑब्जेक्ट को इस इक्वेशन के हिसाब से या इस पॉलिनोमियल के हिसाब से हम यूनिवर्स में थ्रो करते हैं, किसी भी एक पाथ पे थ्रो करते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली इस तरह से चलकर जाए। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया ना पॉलिनोमियल्स होती क्या है चीज। इस चीज को समझो। अब मैं वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो जब मुझे वैल्यू निकालने को कहा गया है ना, जब मुझे वैल्यू निकालने को कहा गया, इसमें हमने किया क्या था, सिर्फ उसके ग्राफ को ड्रॉ किया था। सो आई सी द वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, डिफरेंट एक्स, और पूरा पॉलिनोमियल क्या वैल्यू देता है।
सिर्फ x के डालने पर, x को 1 किया तो वो यहाँ पर आ गया 4 आ गया था, x को 1 किया था, है ना, x को 1 किया तो वो 4 बनकर आ गया। यू टेक x as 1, ठीक है, तो y मेरे पास 4 बन के आया था। अब ऐसे ही हम चेंज करते रहते हैं, देन वी गेट डिफरेंट वैल्यूज। तो अब समझने वाली टर्म इसमें क्या आ जाती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 इज 4, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज 36। बात क्लियर हो गई। ऐसे ही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो भी आपको दिया हो एट x इक्वल टू 3 इज, आप उसे सॉल्व करोगे। तो बेसिकली मैं आपको समझा रही हूँ वैल्यू होती क्या है, ठीक है। तो हमें करना क्या है वैल्यू निकालने के लिए, आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा विद वेरिएबल x, यूजुअली आपको वही लेते हैं, मतलब वेरिएबल के साथ x y z कोई भी दे दिया, आपको कहा है फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू k। तो आपको क्या करना है, वैल्यू एट x इक्वल टू k इज, उस x की जगह हमें क्या पुट करना है, वो नंबर k। k इसमें क्या शो करता है, कांस्टेंट, कोई एक नंबर 1 2 3 4, अ पर्टिकुलर नंबर। x क्या है, हमारा वेरिएबल जो चेंज होता जा रहा है, जैसे कि बॉल की हाइट चेंज होती जा रही है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, अभी यहाँ पर है, 2 मिनट बाद वहां होगा, 2 मिनट बाद वहां होगा। समझ में आया, हवा चल रही है, आपने किसी पत्ते को फेंका तो वो उड़ता हुआ जाएगा, कोई कागज हो गया तो वो उड़ता हुआ जाएगा, वो स्टेबल नहीं है। तो ये मूवमेंट्स नोट करते हैं। बात समझ में आ गई, पॉलिनोमियल्स क्या है, हमने मूवमेंट्स नोट की हैं। तो वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स, अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमने एक्सेस लिए, लीनियर इक्वेशंस करवाने का फायदा ये हुआ ना, एक्स की वैल्यू ली, फिर देखा वाई कहाँ कहाँ जा रहा है, समझ में आ गया। तो वैल्यू क्या होता है, बेसिकली वाई, एक्स क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है कि वो मूव करती जा रही है, वाई डिपेंड करता है एक्स पे, समझ में आ गया। तो वैल्यू इज द वैल्यू जब हमने कांस्टेंट टर्म को वहां पे पुट कर दिया। इतना क्लियर है आप सबको, ठीक है। तो इसको ही मैं कल करवाऊंगी, कल ये चैप्टर में ना आपकी एक्सरसाइज 2.2 तो पूरी हो जाएगी सारी। इसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होगा फैक्टराइजेशन का, जो दिमाग खाएगा अभी। आएंगे